नमस्कार दोस्तों। जो अपनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उसमें नेक्स्ट जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित योजना है। इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट, हालांकि अपन ने देखो शुरू में भी ये बात कर ली थी और वहाँ पे भी अपन ने एक डायग्राम पढ़ लिया था कौन से विभाग की कौन सी योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब देखिए इस कृषि सिंचाई योजना जो है ये है तो पुरानी योजना, क्योंकि ये जो योजना लॉन्च लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015। एक सेकंड में सही, 1 जुलाई 2015 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। यानी योजना का जो प्रारंभ है वो 1 जुलाई 2015 को किया गया था। देखो ये डेट ध्यान रखना, फ्लैगशिप योजनाओं की कई बार मैच करवा लेता है या कई बार सीधा भी पूछ लेता है, तो वहाँ पे अपन को ध्यान रहना चाहिए। देखो इस योजना के नोडल मंत्रालय हो 3 मंत्रालयों द्वारा संचालित है। एक तो जल शक्ति है, एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय। 3 मंत्रालयों के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। अब वो जो 3 मंत्रालय हैं वो इस योजना के कौन कौन से पार्ट को संचालित करेंगे, इसके 4 घटक हैं, कौन से घटक को कौन सा मंत्रालय करेगा उसका भी मैंने लिस्ट किया है, तो अपन आगे देखेंगे। ये योजना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो सेंटर की योजना 3 प्रकार से डिवाइडेड है। एक तो कोर, जिसमें कोर और कोर ऑफ द कोर योजना आती है। दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक होती है मतलब कैटेगराइज्ड होती है। तो इस तरह से 3 प्रकार की योजना होता है। तो उसमें जो दूसरा प्रकार है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो इसका प्रकार है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इस योजना का जो कृषि सिंचाई योजना का जो स्लोगन है वो है हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। यानी ज़्यादा उत्पादन, ठीक है ना, प्रति बूंद अधिक उत्पादन इसका स्लोगन है। ये दो इसके स्लोगन है जो अपन को ध्यान में रखने। अब देखो इस योजना की यदि उद्देश्य देखें तो कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है ना। तो आप उद्देश्य से पहले यदि इसके घटक पढ़ोगे, अपन घटक पहले पढ़ लेते हैं फिर उद्देश्य अपन को समझ में आ जाएंगे। फिर मैं उद्देश्य में वापस ले आऊँगा आपको। देखो इस योजना के जो घटक हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इस योजना के 4 घटक है। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, मतलब सिंचाई परियोजनाएं जो अभी पूरी होने वाली है, जैसे मतलब सरकार कोई सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना यदि सरकार के द्वारा उस योजना को संचालित किया जा रहा है, अब वो योजना है ना अपने लास्ट टाइम पे है, यानी वर्किंग लास्ट वर्किंग पे, इसके बाद में योजना संचालन में आ जाएगी। उसका काम चल रहा है लेकिन अब बस पूरी होने वाली है। तो ऐसी योजनाएं और कुछ नई योजनाएं इसमें शामिल की जाती है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ताकि सिंचाई का जो लाभ है वो त्वरित तरीके से मिल सके, ठीक है ना। एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये जो है वो मैंने कहा 3 मंत्रालय चला रहे हैं। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कौन चला रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो है, लेकिन इसके अंतर्गत 4 योजनाएं हैं, ऐसे कह सकते हो आप। सब जो इसकी योजना उप योजनाएं जिनको अपन बोलते हैं, 4 उप योजनाएं हैं। जिसमें पहली जो उप योजना है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और मैंने जैसा कि बताया कि सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको पूरा करना, यानी जो अभी होने वाली है, पूरा होने वाली उसको पूरा करना, और नई परियोजनाओं को विकसित करना, दोनों प्रकार के काम इसके द्वारा, इस जो पहले घटक है इसके द्वारा किए जाते हैं। फिर देखिए दूसरा घटक देखते हैं अपन, लाभ बाद में देखेंगे, उद्देश्य इसके वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे आपको। पहले ये चारों देख लेते हैं ना। दूसरा देखिए, हर खेत को पानी, मतलब योजना का दूसरा घटक क्या है? हर खेत। ये तो त्वरित सिंचाई, ऐसी योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं जो पूरी होने वाली है, पूरी होने के कगार पे है, उन योजनाओं को पूरा करना और कुछ नई परियोजनाओं को लॉन्च करना, वो तो उसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय करेगा। दूसरी, हर खेत को पानी देना है, हमें क्या देना है? हर खेत को पानी। और ये भी कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही, ठीक है ना। तो खेतों तक पानी पहुंचाना, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाना ताकि हर खेत को पानी मिल सके। भाई आप रिचार्ज बना लो नीचे, वाटर हार्वेस्टिंग बना लो, जिससे कि बरसात का जो पानी होगा इकट्ठा हो जाएगा। तो जिन खेतों में अभी वर्तमान में सिंचाई सुविधाएं नहीं है वहाँ पर भी सिंचाई सुविधा पहुँचाना, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। तीसरा वाला पार्ट हो गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। पर ड्रॉप यानी प्रति बूंद, मोर क्रॉप यानी ज़्यादा उपज हो जाए। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है वो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जाए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इसके द्वारा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। देखो पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद बूंद को सहेजना है, पानी की हर बूंद कीमती है, और उसका यूज इस तरह से करना है कि वो बूंद जो है पौधे की जड़ों में जाए सीधी,
यानी उसका वेस्टेज नहीं हो। अब वेस्टेज नहीं हो तो इसके लिए स्प्रिंकलर जो आधुनिक तकनीकी होती है उनका यूज़ करना, ड्रिप इरिगेशन का, स्प्रिंकलर सिंचाई का, तो ऐसी तकनीकियों का यूज़ करना, तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत है। देखो इसके कार्य क्या है वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, आप उसको समझने का। फिर चौथा है, ये देखो जो कृषि सिंचाई योजना 2.0 है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जिसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे। वाटर सेट डेवलपमेंट, वाटर सेट जल संरचनाओं का निर्माण करना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भूमि और जल संरक्षण का कार्य करना, और वर्षा जल के संचयन करना, मृदा का संरक्षण करना, ये सारे के सारे कार्य है वाटर सेट मैनेजमेंट में किए जाते हैं, डेवलपमेंट में किए जाते हैं। अब देखिए मैं वापस पीछे आता हूँ एक बार, और यहाँ पे अपन ने ये देखा था इस योजना के उद्देश्य क्या हैं। अब ये उद्देश्य बिल्कुल सिंपल से हैं, हर खेत को पानी, सिंपल सा हो गया कि हर खेत को पानी देना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, जल का संरक्षण हो गया, वाटर शेड विकास हो गया, कृषि कृषक की समृद्धि हो गई। तो चारों पांचों जो इसके उद्देश्य हैं वो आपको सिंपली बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे जब आप इसके घटक पढ़ोगे। तो पहले घटक पढ़ो, घटक में इसके 4 घटक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ठीक है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट है, वो डेवलपमेंट है। तो इस तरह से आप कुल मिलाकर इसके 4 घटक है, चारों घटकों को पढ़ोगे। चारों घटक कौन से मंत्रालय द्वारा, कोई कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, कोई जल संसाधन के द्वारा, कोई ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, एक वो माइंड में सेट करोगे, फिर आप वापस उद्देश्य पे आओगे तो आपको उद्देश्य इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिए वापस आगे चलते हैं। फंडिंग पैटर्न देखते हैं, यानी इस योजना में फंड किस तरह से जाएगा। तो केंद्र राज्य की साझेदारी होगी कैसी, 60-40, यानी 60% पैसा, 60 रुपये केंद्र देगा और 40 रुपये राज्य देगा, यानी 60-40 की हिस्सेदारी होगी केंद्र राज्य की। लेकिन उत्तर पूर्व और हिमालय राज्य देखो इनमें स्पेशल होता है, क्योंकि इन राज्यों के पास खुद के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि देखो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को खुद से जनरेट कर सके। इसलिए सरकार जो होती है, तो आप देखो संविधान का आर्टिकल 275 देखना, और 282 के तहत अनुदान भी इनको देती है, ताकि ऐसे राज्यों का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो इन राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न रहेगा 90-10, 90 रुपये तो केंद्र कह रहे हैं कि हम दे देंगे और 10 रुपये आप दे देना। और जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, 60-40। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भी हैं उनका 100% केंद्र देगा, क्योंकि केंद्र ही शासित कर रहा है, केंद्र का ही शासन वहाँ पे चल रहा है, तो केंद्र ही 100% पैसा देगा। तो फंडिंग जो पैटर्न है उसके 3 पैटर्न है, सामान्य राज्यों के लिए 60-40, नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का है, और सेंट्रल जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए 100% केंद्र सरकार फंडिंग देगी। और 2021 से 26 के लिए जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 है, जो मुख्य रूप से वाटर साइड के लिए है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा 93,000 करोड़ रुपए, 93,068 करोड़ रुपए का बजट इसको निर्धारित किया गया है। इसमें ये तो थोड़ा पूछने वाली चीज़ नहीं कि 22 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, कई बार स्टेटमेंट है, डायरेक्ट तो मुझे संभावना कम लगती है, बट कई बार क्या होता है, इस योजना से रिलेटेड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये योजना इस समय संचालित हुई, इसके इतने कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का ये संचालन करता है, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा, तो उसमें एक स्टेटमेंट क्या पता ये डाल दे, तब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो अन्य कुछ तथ्य हैं वो पढ़ लें, फिर इसके बाद में इसका दूसरा कंपोनेंट नया जो कि पढ़ते हैं। अन्य तथ्यों में देखिए, कन्वर्जेंस अप्रोच, सभी विभागों और योजनाओं का समन्वय। इसमें कन्वर्जेंस यानी होता क्या है कि सरकार में सबसे बड़ी समस्या जो ये आती है कि एक, जैसे इसमें अपन ने देखा 3 मंत्रालय चला रहे हैं इसको, ठीक है, एक जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय चला रहा है। अब यदि इन तीनों मंत्रालयों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो ये योजना सफल कैसे होगी। तीनों के बीच में समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब ही ये योजना सफल हो सकती है। तो इसमें एक तो ये कन्वर्जेंस अप्रोच को अपनाया गया है, ताकि इन तीनों के बीच में समन्वय हो सके, दिक्कत नहीं हो। जैसे आप सेना को पढ़ते हो तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना, 3 प्रकार की सेना पढ़ते हैं, लेकिन सीडीएस एक नया पद सृजित किया गया है, वो तीनों के बीच में बैलेंस समन्वय करता है। नहीं तो क्या वो युद्ध हो जाए तो थल सेना तो लड़ रही है, वायु सेना के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तो युद्ध हार जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक तरह से ये युद्ध ही है आपका, कि ज़्यादा ज़्यादा पैदावार करनी है, किसानों की आय दुगनी करनी है, तो एक युद्ध स्तर पे ये प्रोग्राम चलने चाहिए। अब होता क्या है कि इन सब विभागों के बीच समन्वय नहीं होने की वजह से फाइल अटकी रहती है, योजना 5 साल तक लागू ही नहीं होती, तो वो ऐसी स्थितियां नहीं आए। इसके लिए यहाँ पे कौन सा कन्वर्जेंस अप्रोच को अपनाया गया है। फिर दूसरा है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, किसान और वाटर यूजर एसोसिएशन की भागीदारी इसमें की गई है। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट यानी पार्टिसिपेटरी किसको कहते हैं, पार्टिसिपेट करना यानी भागीदारी करना, इरिगेशन यानी सिंचाई में।
सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, तो किस किस के, किसान और वाटर यूजर जो एसोसिएशन है उनके मध्य। तीसरा है सैटेलाइट और जीआईएस जियो टैग वाली आधारित मॉनिटरिंग। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि सैटेलाइट से, ऐसे तो ये कहें कि बताओ योजना कितनी प्रगति हुई, तो आपको देखो ये सैटेलाइट का जब सिस्टम आया, जब जीआईएस टेक्नोलॉजी आई, तो इससे क्या हो गया कि सैटेलाइट से इमेज लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो सैटेलाइट से एग्जैक्ट इमेज आती है, कुछ भी आप पारदर्शिता ज़्यादा होती है। नहीं तो पहले आप कई बार पढ़ते हो, पहले क्या होता था, कुछ मामलों में कुछ ऐसे मामले भी आए थे कि बांध के लिए सरकार ने बजट अलॉट किया, बांध बन गया, ठीक है, फिर इसके बाद में बाढ़ आई तो बांध बह गया, फिर बांध के पुनरुद्धार के लिए सरकार से फिर पैसे अलॉट हुए, बांध फिर बन गया, फिर बाढ़ आ गई, फिर बह गया। 3-4 साल बाद में सर्वे हुआ तो पता चला बांध बना ही नहीं था, हर बार वो कागजों में बनता रहा। तो वो चीज़ें है ना, यदि आप सैटेलाइट से वो चीज़ें करते हो, जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, सैटेलाइट मैपिंग का यूज़ करते हो, तो वो चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बांध दिखेगा ही नहीं। इवन आप अपन सबको पता है कि आपके घर पे कौन से कमरे पे छत है, कौन सा खुला जगह है, वो तक उस पे सैटेलाइट में आ जाती है। तो ये सारी की सारी इमेजेस जब जाती है तो उससे मॉनिटरिंग होती है। इससे मॉनिटरिंग से क्या होती है, अधिक जवाबदेही प्रशासन बनता है। फिर इसके बाद में माइक्रो इरिगेशन फंड भी इसमें किया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं चलाने के लिए, छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं चलाने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड, जो कि 5,000 करोड़ का कोष बनाया गया है, नाबार्ड के तहत ये संचालित किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नाबार्ड के तहत इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। फिर देखिए, अब मैं बताना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दूसरा वर्जन है 2.0। ये वर्जन है वो 5 फरवरी 2025 को 12 में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई राजस्थान से, और ये 21-22 से लेकर के 26 तक का इसमें प्रोग्राम है। इसकी टोटल अवधि कितनी है, 21-22 से 26 तक की। इसमें 149 परियोजनाएं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये डाटा, 149 परियोजनाएं इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई है, लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित करने के लिए। और ये विशेष रूप से मैंने क्या कहा था, वाटरशेड विकास के रूप में किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से किसके लिए, वाटरशेड के लिए। तो इसमें 3-4 ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो अपन ने पढ़ी है उसी का पार्ट है 2.0, नेक्स्ट वर्जन है। इसमें विशेषतः वाटरशेड का डेवलपमेंट जो चौथा पार्ट था उसके ध्यान दिया जाएगा। और ये इतनी योजनाएं, 149 योजनाएं, और इसका ड्यूरेशन ईयर कब ये शुरू हुआ, ये 4-5 डाटा है हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते हैं। वाटरशेड के बारे में कुछ और बातें लिखी हुई, इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि आप पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। वाटरशेड विकास पर केंद्रित है ये 2.0, ठीक है ना। जिसमें देखो वाटरशेड में अपन ने पहले पढ़ा, मृदा संरक्षण, जल को संचय करना, है ना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, इन सब पे जोर दिया जाता है वाटरशेड में। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई और बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। तो वाटरशेड में क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन ने यहाँ पे देख ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट भूजल विभाग जो है उसके द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है, तो वो देखते हैं अपन। मैं एक एक करके विभागों के हिसाब से योजनाओं को ले रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं विभाग लिख देता हूँ, फिर उसकी योजनाएं, फिर विभाग, फिर योजनाएं। भूजल विभाग की है कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि, पहले तो योजना को समझ लो आप, मैं नीचे नहीं जा रहा, पहले योजना को समझा देता हूँ। कर्म भूमि क्या होती है, हर व्यक्ति की एक तो जन्म भूमि होती है जो उसकी मातृभूमि कहलाती है, एक होती है कर्म भूमि जहाँ पे वो जाके काम करता है, अपना बिजनेस कुछ भी करता है। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो राजस्थान के ऐसे लोग हैं, राजस्थान के निवासी जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे हैं, या भारत के बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी हो गए हो। तो ऐसे लोगों को भाई आप मातृभूमि से जुड़ो आकर के और अपनी मातृभूमि में अपना योगदान दो। उसके लिए विशेष रूप से योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि। ये योजना है वो 15 जनवरी को शुरुआत हुई, इसकी 15 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई सांगानेर में, ठीक है ना। तो उस समय शुरुआत करने में ये दो नाम ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल थे और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी, वो दोनों के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई कर्म भूमि से मातृभूमि की। कब, 15 जनवरी 2025। मैं डेटों का आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आप चार्ट बना लो, उसमें डेटों को एक तरह से एक साथ लिख लो, तब आपके डेटे अभी तो देखो याद हो जाएगी। अभी ये कर्म भूमि से मातृभूमि आप कहोगे सर चार्ट की क्या जरूरत है, याद हो गई। पुरानी डेट पूछूंगा तो फिर भूल गए आप। तो डेटों का कंपैरिजन कर लेना, बाकी तो आप सोचोगे तो ही याद होगी ये चीज़ें। जयपुर में सांगानेर से शुरुआत हुई, और ये प्रधानमंत्री के कैच द रन, रेन नहीं है रन है, कैच द रेन, हाँ रेन है, तो उस प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है ये। तो कई बार पूछ ले किससे इंस्पायर्ड है, कैच द रेन से। ये शुरुआत में कहाँ कहाँ, सिरोही, पाली 2, जोधपुर 3, भीलवाड़ा 4, झुंझुनू 5 और जयपुर 6,
6 जिलों में ये शुरुआत की गई शुरू में, ठीक है ना। सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, ठीक है ना। और देखो इसकी स्टार्टिंग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खड़गदा गांव है डूंगरपुर, वहां से की गया था। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, वो खड़गदा गांव से किया गया था। और वो वहां पे खड़गदा गांव में ये जन भागीदारी यानी लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके गांव में संरचनाओं का निर्माण करवाया, तो वो एक मॉडल बना और उस मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू किया इन जिलों के माध्यम से। और अब धीरे धीरे फिर इसको और जिलों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना। इस खड़गदा मॉडल में क्या था, मैंने थोड़ा सा मॉडल लिखा है, ये जन भागीदारी मॉडल है। जन भागीदारी में मतलब गांव वाले मिलकर के इसमें भागीदारी दे रहे हैं, एकजुट होकर के जल संरक्षण संरचनाओं का गांव वालों के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता से जल संवर्धन और जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। और जल संरक्षण संरचनाओं जैसे टांका है, खड़ीन है, अपन राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियाँ, जिनके माध्यम से जल वर्षा जल का भी संचय हो सके और जल जो हमारा नीचे बैठ गया है और भी नीचे चला गया है उसके स्तर को और भी ऊपर लाया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो वो उसके लिए एक खड़गदा गांव की स्टडी यहाँ पे बताई जा रही है कि एक तरह से इस तरह से अभियान था और उसी अभियान को फिर सरकार के द्वारा 15 जनवरी को संचालित किया गया इससे प्रेरित होकर के। अब यहाँ पे देखिए आप, इसका नोडल विभाग है दो दो मतलब भारत सरकार के हिसाब से देखें तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का जो इसको समन्वय करता है, और राजस्थान में भूजल विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसको सबसे ऊपर अपन ने उसी का नाम लिखा था। कुछ नहीं है, जल संरक्षण है ना, मतलब इसका उद्देश्य यह है कि जो जल को संरक्षित करना है ना उसको जन आंदोलन बना दो। देखिए कोई भी चीज़ को आप जन आंदोलन यानी हर आम आदमी की सोच में डाल दोगे ना किसी चीज़ को, तो उसको लगेगा कि यार ये मेरा काम है। आप देखिए भारत में गंदगी जो है वो जगह जगह सड़कों पे मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी अब जितना कुछ समय पहले आप जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था उस समय एक तरह से लोगों के बीच में मानसिकता आई थी, तो गंदगी बहुत हद तक कम हो गई थी। अब कुछ शहर ऐसे हैं जैसे इंदौर है, तो वहाँ लोग खुद जागरूक हो गए। जैसे आप बाहर के देशों में जाओगे, जापान में जाओगे, इन देशों को देखोगे तो वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि वो गंदगी फेंकते ही नहीं है, चाहे अपने जेब में डाल लेंगे, पॉकेट में डाल लेंगे, थैली रख लेंगे कैसे भी, और फिर जहाँ पे डस्टबिन आएगा वहाँ पे डाल देंगे। तो इसका मतलब गंदगी होगी ही नहीं वहाँ पे, हम नहीं फैलाएंगे। अब चाहे नगर पालिका कितना ही काम कर ले, चाहे स्वच्छता समितियाँ कितनी ही काम कर ले, लेकिन हम फिर गंदगी डालेंगे तो वो तो फिर हमारी मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी तब तक वो नहीं हो सकता। अब जन आंदोलन ये बनाना है कि देखो आप देखो, ऐसा नहीं है कि हम गंदगी पसंद करते हैं। हमारे घरों में हम कभी गंदगी नहीं रखते क्योंकि सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं घरों को, 2 बार झाड़ू 3 बार। तो यदि अपन ऐसा ही मानसिकता बाहर भी कर लें तो इसका मतलब वो उसका सफाया किया जा सकता है। ऐसा ही यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आदमी जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उनकी मानसिकता को चेंज करो और जल संरक्षण उनके आंदोलन का हिस्सा बनाओ। उनको लगे कि यार जल संरक्षण तो करना ही है, या आप हमारी सबकी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी नहीं, इसको सभी लोग आत्मसात करें। तो ये एक तो उद्देश्य इसका ये है कि भागीदारी के माध्यम से जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और जल संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना। दूसरा मैंने शुरू में बता दिया था कि प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ना। उनको कहा कि आप कर्म भूमि से मातृभूमि पे आओ ना। आप अपनी कर्म भूमि में ठीक है पैसा कमा रहे हो और कमाओ, हमारी तरफ से और उन्नति करो। हमारा तो आपके प्रति जो भगवान से यही है कि आप और ज़्यादा उन्नति करो। लेकिन आप अपने मातृभूमि को भी देखो, क्योंकि मातृभूमि जो होती है वो हमेशा सदैव स्मरणीय होती है, यादगार होती है। तो उस मातृभूमि पे आओ और आप अपनी मातृभूमि के लिए भी करो। तो कर्म भूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानियों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करके मातृभूमि के विकास में योगदान। अब वो आएंगे यहाँ पे, पैसा देंगे, वो कहेंगे भाई मैं तो इस गांव से था, अब एक काम करो मैं अपने गांव के लिए पैसा दे रहा हूँ, वहाँ पे जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराओ ताकि उस गांव में 12 महीने तक खेती हो सके, पेयजल की समस्या का निवारण किया जा सके। तो एक तरह से जन आंदोलन बनाया ना, भामाशाहों को जोड़ दिया। फिर अब यदि आप ऐसा कर रहे हो, जल संरक्षण जो परियोजना है, जो पुराने तालाब हैं, टाँके हैं, खड़ी जो भी पुराने परंपरागत जल संरक्षण के जो क्षेत्र थे उनको आपने साफ सफाई कर दी, उनको वापस, तो वहाँ पे भूजल जो है, जैसे बरसात का पानी आएगा तो वो भरेंगे तो रिचार्ज होगा, तो इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात। और पर्यावरण संरक्षण, और यदि पानी आप देखो जब बरसात होती है, जब चारों तरफ कैसी हरियाली होती है, पेड़ों की क्या स्थिति होती है, कितने पेड़ नहीं आ जाते हैं, कितने पेड़ पौधे नहीं उग जाते हैं। तो यदि आप जल की कीमत देखिए, जल के होने से कितना परिवर्तन आता है, तो वो पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें लक्ष्य क्या है इसमें, वो देख लेते हैं अपन। लक्ष्य कुछ डाटा याद रखना, 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण, कब तक? 27-28 तक।
45,000, कितने 45,000 ट्यूबवेल संरचनाओं का निर्माण करना है 2027-28 तक। दूसरा है कि राजस्थान में 72% अति दोहित, अब ये ध्यान रखना, डाटा भी ध्यान रखना, राजस्थान की 216 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें जल का इतना दोहन किया जा चुका है कि वो अति दोहित डार्क जोन में एक तरह से आ गई है, तो उनको वापस डार्क जोन से बाहर निकालना उन क्षेत्रों को। फिर गाँवों को जल आत्मनिर्भर बनाना। जल आत्मनिर्भर का मतलब हो गया कि आपको बाहर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़े, गाँव में ही इस तरह से जल संरक्षण की अलग अलग तकनीक, जल संरक्षण के अलग अलग जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करना, रिचार्ज करना। और तो इससे क्या होगा, जो वर्षा जल होगा उसका 12 महीने तक आप यूज कर सकते हो, कृषि में भी, पेयजल में भी और सभी। तो इस गाँव को आत्मनिर्भर बनाना और वर्षा जल का संचय, जिसके बारे में बार बार अपन बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में दो चार चीज़ें और हैं, इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। पहला है इसमें जन भागीदारी मॉडल है, तो जो हमने शुरू में बात किया, जन भागीदारी, क्योंकि जनता को भागीदार बनाया जा रहा है कि आप भी अपना योगदान दो। चाहे उस जन भागीदारी में भामाशाह हो गए, प्रवासी राजस्थानी हो गए, क्राउड फंडिंग हो गए। क्राउड फंडिंग समझते हो, जनता से फंड इकट्ठा करना। जैसे कई बार होता है ना कि अपील की जाती है, जैसे सोनू सूद के द्वारा या ऐसे एक्टरों के द्वारा भी, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान दें, पंजाब में बाढ़ आई है, तो फिर लोग पैसा देते हैं, तो वो क्राउड के द्वारा फंडिंग ले ली गई, इसलिए उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, कन्फ्यूज में तो। और कॉरपोरेट के सीएसआर फंडिंग, कॉरपोरेट को सीएसआर देना पड़ता है। दूसरा रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का, मतलब इस तरह की जो पुरानी परंपरागत जैसे आंके थे या तालाब थे या और जो भी कुंड थे, उनको वापस, है ना, गंदगी है वहाँ जमा हो गई है, मिट्टी या गाद जमा हो गई, तो उनको निकाल के वापस उनको पुनरुद्धार करना। और पुनरुद्धार करने के बाद में जब बरसात आती है तो वो जो संरचना है वहाँ को रिचार्ज करती है, क्योंकि पानी को वो रिचार्ज करती है, भूजल स्तर में वृद्धि करती है। जिलावार कार्य क्रियान्वयन करना, जिलावार क्रियान्वयन करना। प्रारंभिक चरण में 6 जिलों, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, ये बात की अपन ने, कार्य शुरू, जिसके बाद में पूरे राजस्थान में विस्तारित किया जाएगा। सरकारी समन्वय इसमें किया जाएगा। सरकारी समन्वय में जल शक्ति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच में मैनेज होगा। जल आपूर्ति को सतत बनाना इसका लक्ष्य है, क्योंकि ये माना जाएगा कि धीरे धीरे इस तरह से आप रिचार्ज करो, इस तरह से संरचनाओं को बनाओ कि जल की आपूर्ति में कभी व्यवधान नहीं है, निरंतर हर गाँव को जल आपूर्ति होती रहे, हर गाँव जल के क्षेत्र में क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। तो ये अपनी कौन सी योजना हो गई, कर्म भूमि से मातृभूमि। ये 7 योजनाएं, इनमें से 4 योजना और पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बीच में इनको लिखा है तो एक बार इनको बात करते चलते हैं। पंचायती राज विभाग से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व, जल स्वावलंबन, अटल ज्ञान केंद्र, ये 4 है। ग्रामीण विकास से संबंधित आवास, दीनदयाल उपाध्याय, गरीबी और नमो, 3 योजना, आवास, गरीबी और नमो। तो ये 3 तो ग्रामीण विकास से है, स्वच्छ भारत, स्वामित्व, स्वावलंबन और अटल ज्ञान केंद्र, ये कौन सी है, पंचायत राज की है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार इनका कन्फ्यूजन अपन को हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ये देखो, भारत का जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी सफल आंदोलन कहा जाता है, एक सफल आंदोलन रहा भारत का, सफल योजना रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब जैसे आप ग्रामीण पढ़ रहे हो वैसे के वैसे आपको शहरी मिलेगी, लेकिन शहरी पढ़ेंगे तो फिर वापस दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन एक बार ग्रामीण की बात करते हैं। 2 अक्टूबर को, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रति खुद भी सफाई करते थे, अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को जैसे हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उसी साल में पहली बार जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने तो उसी साल इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था। नोडल मंत्रालय इसका है वो है पेयजल स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय, और मुख्य नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। 2-3 चीजें फैक्ट हैं जो अपन को ध्यान में रखना है। अब स्वच्छ भारत में का उद्देश्य क्या था, तो देखिए उद्देश्य, आप उद्देश्य को मैं पढ़ के आगे निकल जाता हूँ, लेकिन आप जब इसके चरण पढ़ोगे तो सेम बात वही निकल करके आ जाएगी, उद्देश्य भी आपको याद हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति। अब आप देखो 14 से पहले बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, है ना, खुले में शौच जाते थे। खुले में शौच से क्या बीमारियां फैलती है, ठीक है ना, महिलाओं के साथ कई प्रकार इस तरह से घटनाएं भी देखने को मिलती थी। तो ऐसी चीज़ों से निराकरण करने के लिए, बीमारियां और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई गई, और इसको ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ बनाना था। यानी सबसे पहला लक्ष्य था ना कि गाँव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए, ये इसका लक्ष्य था कि पहले तो हम इसको अचीव करते हैं, फिर इसके बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप आएंगे जो बात करेंगे। प्रत्येक ग्रामीण परिवार का घरेलू शौचालय। अब देखो खुले में शौच के लिए क्या करना पड़ेगा, हर घर में शौचालय हो। आप देखो इतना हो गया, आज हर घर में शौचालय देखने को मिलेगा।
राजस्थान में पूरा ओपन डेफिकेशन फ्री है, पूरे राजस्थान में हर घर में शौचालय। आप बहुत पहले जाओगे तो शौचालय बनाना भी बुरा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, कि घर में खाना अपन खा रहे हैं वहीं पास में शौचालय कैसे हो सकता है। ये टॉयलेट मूवी अपन ने देखी होगी, तो उसमें सोच दिखाई गई है, वो पहले परंपरागत सोच थी। तो हर घर में शौचालय बनाना ताकि कोई व्यक्ति खुले में शौच न जाए, और स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली, और देखो जीवन शैली भी उनको इस तरह से बनाना कि वास्तव में स्वच्छता के प्रति उनकी पॉजिटिव विचार हो। फिर ठोस एवं तरल अपशिष्ट, अब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एक तरह ठोस होते हैं, एक होते हैं तरल, तो दोनों का मैनेजमेंट प्रबंधन किस तरह से किया जाए ये देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे जाएंगे। और एक सामुदायिक भागीदारी और लोगों के व्यवहार पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हुआ वो हुआ व्यवहार परिवर्तन। अब तक जितनी भी योजनाएं देखोगे उसमें ये योजना ऐसी मिलेगी इसमें लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे लोगों ने अपना व्यवहार को सुधारा। हालांकि आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि आता है बाहर उसको ऐसे कैसे फेंक देता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके प्रमुख चरण देखो कौन कौन से चरण है। तो इसका पहला चरण चला था 14 से लेकर के 19 तक। उसका लक्ष्य था ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच से पूरे भारत को मुक्त कराना, कोई भी व्यक्ति खुले शौच में न जाए, इसलिए हर घर में शौचालय देना इसका लक्ष्य था। और इसके द्वारा 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय, ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। 2019 तक, ये ध्यान रखना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? 2019। ये डाटा जरूर ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में आता है इसका दूसरा चरण। दूसरा चरण है वो 20 से 25 तक है, और जो कि 4 मार्च 2020 को शुरुआत हुई इसकी, 4 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य दो है। जो ओडीएफ है उसको सस्टेनेबिलिटी करना है, मतलब ओडीएफ तो बना दिया आपने, हर घर में शौचालय बना दिया, लेकिन अब उसको मेंटेन करना, वो सस्टेन करना, वो लगातार वो उसको मैनेज कर सके, उसका यूज कर सके, ऐसी मानसिकता बनानी है। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है वो कराना है। भाई हुआ क्या, शुरू शुरू में शौचालय बने, सरकार ने देखा हो गया ओडीएफ, खुले में शौच से मुक्त। बाद में सरकार को रिपोर्ट आई कि सर आपने शौचालय बनाए हैं, लोगों ने उन शौचालय में घरों का सामान रख दिया अपना, और लोग लगा दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो तो जो कबाड़ का कुछ भी सामान था वो वहां पे रख दिया। तो सरकार को लगा कि यार ये तो फिर गलत हुआ, तो अब ये सोच भी बदलनी है, तो किस तरह से किया जाए। तो इसमें ये चीज़ को ध्यान रखा गया ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, क्योंकि अलग अलग, जैसे मान लो जगह जगह इस योजना के तहत बहुत जगह जगह अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट के डब्बे भी रखे गए। आप देखते हो कि आपके पास कचरा है तो अलग अलग ग्रीन और अलग अलग प्रकार के डब्बे रखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे डस्टबिन में आप अपना कचरा डाल सकते हो। तो वो, और फिर जो कचरा जहाँ पे जाकर बाहर मान लो डाला जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, तो वहाँ पे भी वेस्ट मैनेजमेंट लगाओ, वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाओ, ताकि उस वेस्ट को मैनेज के जैसे उससे गैस बनाई जा सके, ठीक है ना, गैस बनाने में यूज़ किया जा सके और उसका यूज़ किया जा सके। तो सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें ध्यान दिया गया, इसके उद्देश्य थे। अब देखो इसमें क्या कार्य किए गए वो देखते हैं अपन। ग्रे वाटर मैनेजमेंट का इसमें काम किया गया, प्लास्टिक कचरा को प्रबंधन किया गया, कंपोस्टिंग यूनिट्स और बायोगैस के प्लांट भी लगाए गए ताकि बायोगैस का उत्पादन हो सके। तो यानी जो वेस्ट था, जो एक तरह से समस्या बन रहा था, आज वो समस्या नहीं, उससे प्रोडक्शन हो रहा है, उससे बिजली उत्पादन की जा रही है और बिजली बेची जा रही है, तो यानी उसका लाभ भी हो गया ना। तो इस तरह से इसमें किया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि ये जो इसको वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसको अभी भी उस स्तर पे नहीं किया जा सके। यदि भारत बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है, वेस्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेता है, तो भारत की विद्युत उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी, पूरा वेस्ट भी मैनेज हो जाएगा, और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो भी कम हो, क्योंकि बीमारियां फैलती है, वेस्ट पड़ा रहता है उससे। कुछ अदर फैक्ट भी मैंने इसमें डाले हैं, जो कुछ बच गए वो एक बार इसमें रीडिंग मार लेते हैं अपन, क्या क्या फैक्ट बच गए। देखो इसमें फंडिंग पैटर्न में अपन देखा केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है, जो कि अपन ने बात की। ओपन ओडीएफ प्लस मॉडल, ओडीएफ प्लस मॉडल का मतलब क्या होता है, अब कई बार पूछ लेता है ओडीएफ प्लस मॉडल। एक एग्जाम में पूछा ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं डाली है। तो ओडीएफ प्लस मॉडल क्या है, केवल शौचालयों का निर्माण ही नहीं बल्कि स्वच्छता की संपूर्ण व्यवस्था करना ही ओडीएफ प्लस मॉडल है। जन सहभागिता इसमें है ही, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसमें, और समीक्षा और मॉनिटरिंग, ठीक है ना, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड के माध्यम से इसमें की जा रही है। सितंबर 2025 तक की उपलब्धियां मैंने इसमें इसलिए लिखी है क्योंकि ओडीएफ भारत, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायतें, यानी अब बहुत सारी पंचायतें हैं ना ओडीएफ प्लस हो चुकी है।
और ग्रामीण परिवारों में 90%, ठीक है ना, इस कवरेज को प्राप्त किया जा चुका है ODF प्लस वाले को। हालांकि नहीं याद करो तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखिए, ये ODF की कुछ परिभाषाएं हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। ODF का मतलब तो होता है कि शौचालय हो हर घर में, ठीक है ना, खुले में शौच से मुक्ति, ये इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। हर घर में एक शौचालय हो जो फंक्शनल हो, जो कार्य किया होता हो, ऐसा नहीं उसमें आपने कबाड़ डाल दिया, ठीक है ना, और खुले में शौच पूरी तरह से जीरो हो जाए, तो वो तो होता है ODF। फिर इसके बाद में आपको पूछ ले कि सर ODF प्लस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ODF प्लस क्या होता है, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच या पेशाब न करता हो, सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय भी पूरी तरह से कार्यात्मक हो, साफ सफाई और सुव्यवस्थित हो। अब ये तो केवल घर में ही नहीं, सामुदायिक शौचालय वहाँ पर भी ये व्यवस्था हो, पूरी तरह से साफ हो, तो उसको कहते हैं ODF प्लस, ठीक है ना। ODF पहले से हो, उसके अलावा 24 घंटे 24x7 वो यूजेबल हो, उसको ODF प्लस बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, अब थोड़ा थोड़ा बस आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए। फिर इसके बाद में देखिए ODF प्लस प्लस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ODF प्लस प्लस, ठीक है ना, तो ODF प्लस तो होना ही चाहिए। वाट यानी यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है, और सीवरेज जो है ना, वहाँ पे नालियाँ होती है, खुली नालियाँ नहीं होती हैं, तो उसको ODF प्लस प्लस की स्कीम में माना जाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं मैंने बताई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट योजना में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, स्वामित्व योजना। पहले मैं थोड़ा सिंपल बता दूं, स्वामित्व योजना में क्या किया जाता है, गांव का हर घर, जो हम गांव में रहते हैं, तो गांव के हर घरों का सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाती है। मैपिंग करके, जैसे मान लो मैं घर के इस जगह रह रहा हूँ, कोई जगह है और उसमें इस जगह मैं रह रहा हूँ, ठीक है, इस जगह कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, तो सैटेलाइट से मैपिंग हो गई। फिर ये डिजिटल मेरे को एक स्वामित्व कार्ड दे दिया जाएगा, संपत्ति का कार्ड। अब इस कार्ड से क्या हो गया कि वो ज़मीन है ना, अब कोई मेरी ऐसे नहीं, कल को कोई अतिक्रमण कर देंगे, ऑनलाइन सब कुछ है, सरकार के पास उसका डिजिटल रिकॉर्ड चला गया। पहले क्या होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पट्टे होते थे उन पर बैंक लोन नहीं देते थे। बैंक को लगता था कि यार क्या पट्टे हैं, सही है गलत है, बैंकों को लगता था क्या पता कि फर्जी पट्टे हैं, तो बैंक विश्वास नहीं करते। तो अब स्वामित्व के माध्यम से अब लोग है ना, जैसे शहर में कोई व्यक्ति अपना प्लॉट लेता है तो प्लॉट के ऊपर लोन ले लेता है, काफ़ी सस्ती इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। अब वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलने लग जाएगा, स्वामित्व योजना का एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति का एक पट्टा हो जाएगा और वो डिजिटल हो जाएगा। तो इससे क्या, आबादी पट्टे को लेकर के जो विवाद चलते हैं कि मेरा ही है मेरा है, तो वो विवाद भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना चलाई गई है। पहला प्रश्न तो इसका यही बनता है कि स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको। सर्वे ऑफ विलेज, इसका विलेज करना है, सर्वे करना है विलेज का, उसकी मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ इन विलेज एरिया, यानी विलेज के एरिया की मैपिंग करनी है। तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये है स्वामित्व की फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है। योजना 24 अप्रैल 2020, 20 तो याद रह जाएगा, तो 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है, ऐसे याद रह जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ये अच्छी चीज़ है कि मैक्सिमम भारत की योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुभारंभ किया जाता, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो बार बार आप पढ़ोगे तो वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है ना। इसका लक्ष्य क्या है, 2021 से 25 तक, कब तक, 2021 से लेके 25 तक 6.62 लाख जो वो है गांव है उनको कवर करना है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 2021 में 9 राज्यों में चलाई गई, ये भी पूछा जा सकता है। 9 राज्यों के नाम पढ़ लो, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। इसका मतलब राजस्थान में भी ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। तो 9 राज्य हैं, 9 का नाम पढ़ लो, कई बार पूछ रहा था किस राज्य में नहीं है, नाम पढ़ोगे तो भी सही हो जाएगा। राजस्थान का नाम अपन को याद हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को भूमि का अपनी अपनी जो खुद की जो पट्टा है उसका मालिक बनाना, उसका मालिकाना हक देना, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का लक्ष्य है। अब देखिए इसका कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है। मेन क्रियान्वयन तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही किया जा रहा है। इसका नोडल एजेंसी कौन है, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज जो राजस्थान में पंचायती राज विभाग हो या भारत में पंचायती राज मंत्रालय इसको चलाने वाला, संचालन करने की मेन नोडल एजेंसी है। लेकिन उस पंचायती राज विभाग को राजस्व विभाग है
वो तो क्या करेगा, राजस्व से रिलेटेड रिकॉर्ड देगा। अरे भूमि का रिकॉर्ड किसके पास है, राजस्व विभाग के पास। वही तो बताएगा कि इनके पट्टा है कि नहीं है, राजस्व विभाग तो इसमें काम करेगा। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, सर्वे ऑफ इंडिया है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसका ड्रोन से सर्वेक्षण करेगा और वो मैपिंग करके दे देगा कि भाई साहब ये लो पट्टा, ये पट्टा, ये जो आबादी का ये व्यक्ति रह रहे हैं, इसकी इतनी जगह, इसकी इतनी जगह, इसकी इतनी जगह। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज जो सैटेलाइट की है उनसे पट्टे की दे देगा। तो 3 विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन से ये योजना संचालित की जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या है इस योजना के, अब देखिए उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का पहला उद्देश्य प्रॉपर्टी का कार्ड यानी स्वामित्व अधिकार पत्र देना। यानी कि जैसे शहरों में पट्टे होते हैं, जैसे शहरों में पट्टे दिए जाते हैं, मान लो भूमि के मतलब रजिस्ट्री होती है, पट्टे होते हैं, ऐसे ही गांव क्षेत्र में प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। ले भाई ये तेरी प्रॉपर्टी है, ले मुकेश कुमार ले, ये ले आपकी प्रॉपर्टी है, आशीष प्रॉपर्टी आपकी है। तो प्रॉपर्टी का कार्ड दे दी सरकार ने, भूमि पर जिस पे वो रह रहा है उसका मालिकाना हक उसको प्रदान कर दिया। तो पहला उद्देश्य इसका क्या है, स्वामित्व अधिकार पत्र देना। दूसरा है कि पूरी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड हो गया सरकार के पास, अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा, सारी की सारी भूमि का क्या होगा, डिजिटल रिकॉर्ड। अब यदि डिजिटल रिकॉर्ड हो गया तो संपत्ति के विवाद कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और चौथा, यदि इनको स्वामित्व का अधिकार पत्र दे दिया तो वो एक तरह से फाइनेंशियल असेट्स भी हो गए। अब वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अब गवर्नेंस, ई गवर्नेंस हो गई डिजिटलीकरण, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंच रही है, हर व्यक्ति के पास गवर्नेंस पहुंच रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल इसके उद्देश्य हैं, जो आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इन्हीं उद्देश्यों को आप विशेषताओं के रूप में पढ़ लेते हैं अपन, बात वही है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहला, प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक दे दिया गया। दूसरा वही उद्देश्य था ना, वही ऐसा है, डिजिटल मैपिंग कर दी जाएगी, ड्रोन तकनीकी से ही डिजिटल मैपिंग की जाएगी। तीसरा, राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। अब भूमि का डबल कोई व्यक्ति है वो ये नहीं करेगा कि वो झूठ बोल ले या डबल यूज कर ले, उसका वो नहीं हो सकेगा। वित्तीय उपयोग कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास प्रॉपर्टी का कार्ड मिल गया, तो अब वो प्रॉपर्टी को बंधक रख करके, मोर्टगेज रख करके, बैंक में गिरवी रख करके उसके बदले ऋण प्राप्त कर सकता है। विवाद समाधान में बहुत आसान होगा, क्योंकि विवाद हो भी जाता है तो विवाद तुरंत समाधान किया जा सकेगा इसके द्वारा। और ये कवरेज तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार धीरे धीरे पूरे हर चीज़ को कवरेज करना है। फिर वही चीज़ है, इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म यानी किस तरह से लागू होगी। तो देखो सबसे पहले ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा, ड्रोन से सर्वे कर लिया। अब ड्रोन से सर्वे करके डाटा इकट्ठा कर लिया, डाटा इकट्ठा करके पता कर लिया कि कौन कौन सा प्लॉट कितनी कितनी जगह बना हुआ है, सारा का सारा डाटा आ गया, गाँव की सीमा और नक्शा तैयार हो गया इससे। फिर जीआईएस मैपिंग, तो जीआईएस मैपिंग से सटीक डिजिटल मानचित्र प्राप्त कर लिया जाएगा। फिर इस डाटा को राजस्व विभाग से सत्यापित कर दिया जाएगा, फिर कार्ड दे दिए जाएंगे। तो ये इसके कार्यप्रणाली है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट जो योजना है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान 2.0। देखो वसुंधरा राजे द्वारा 2016 में जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया था, उसी का नेक्स्ट वर्जन जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। अब देखो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 क्या है ये अपन देख लेते हैं। एक सेकेंड, वैसे जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, फरवरी 2024 को शुरू हुआ, ठीक है, फरवरी। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले का गार्डन खीरी गांव है, वहाँ से उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनके द्वारा जल स्वावलंबन अभियान शुरुआत किया गया था। उसी का नेक्स्ट वर्जन कौन है, 2.0। 2.0 नेक्स्ट वर्जन ही होता है, जो कि फरवरी 2024 में चलाया गया। नोडल विभाग कौन चला रहा है इसको, पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। और इसमें जल के प्रति जल संरक्षण, वर्षा जल का संचयन से जुड़ी योजना है मैन, वो भी वही थी और ये भी वही है, ठीक है ना। अब उसमें किस तरह से होगा देखिए, उद्देश्य जल स्वावलंबन, जल के प्रति आपको स्वावलंबी बनाना है, एक तरह से हम जल के प्रति स्वावलंबी बने। और जल संरक्षण की जो परंपरागत तकनीक है, परंपरागत जो जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं उनको सहेजें, वर्षा जल को संग्रह करें, ठीक है ना। और जल का अधिकतम उपयोग कर सके अपन, ऐसी परंपरा इस तरह से विकसित करना है। तो उसके लिए है, तो उद्देश्य देखो, जल स्वावलंबन को दिमाग में रखोगे तो हर
गांव को एक तरह से जल स्वावलंबी बनाना है इसमें, ठीक है ना। जल संचयन योजनाएं बनाना है, ठीक है। गांव ढाणियों को सभी मौसम में पानी उपलब्ध हो सके, क्योंकि जल को आप रिचार्ज कर रहे हो तो सभी मौसम में उपलब्ध होगा। अलग अलग डैम बना दिए, छोटे छोटे चेक डैम बना दिया आपने, पुराने तालाब हैं उनको वापस रिचार्ज कर दिया, तो पूरे 12 महीने आपको जल उपलब्ध हो जाएगा। किसान पशुपालकों को लाभ होगा, महिला की आजीविका, सामुदायिक विकास, ये सब सिंपल सी चीज़ है। अब जो डाटा याद करना है हमको, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये 3-4 बातें अपन को ध्यान। इसका लक्ष्य और इसका कवरेज क्या रहेगा। देखो 2024-25 के बजट में घोषणा की गई, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई। इसमें 20,000 गाँवों का लक्ष्य रखा गया है, 20,000 गाँव ढाणियाँ इसके टारगेट में, यानी ये योजना है 2.0 जो है उसमें 20,000 गाँवों को लक्ष्य रखा गया। इन 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचय योजनाएं बनाई जाएंगी। छोटे छोटे जल के जो भी परंपरागत स्रोत हैं उनको वापस पुनरुद्धार किया जाएगा या कुछ और नए बनाए जाएंगे, लेकिन टोटल संरचनाएं 5 लाख है। टारगेट गाँव ढाणियाँ कितनी, 20,000 है, और अवधि है इसकी 4 साल, तो 20 से लेकर के 28 तक। तो ये इसकी 3 बातें डाटा है, बिल्कुल याद रखना। अवधि 24 से 28 तक है, गाँव ढाणियाँ कितनी आ रही है, 20,000 आ रही है लगभग, और जल संचय योजना कितनी बन रही है, 5 लाख बन रही है। अब जल संरचनाओं में क्या बनाया जाएगा, जल संरचनाओं में चेक डैम, छोटे छोटे डैम बना दिए। अब चेक डैम क्या होता है, जैसे मान लो पानी जा रहा है तो यहाँ इकट्ठा हो गया, फिर नीचे इकट्ठा हो गया, फिर नीचे इकट्ठा हो गया, छोटे छोटे डैम बना दिए, तो वहाँ पे पानी पूरे 12 महीने तक उपलब्ध हो सकता है। सामुदायिक टाँके बना दिए, नाला बांध, स्त्रीकरण, वर्षा जल संचयन, ये मैंने आपको बता दिया। तकनीकी, क्योंकि आधुनिक तकनीक का इसमें यूज किया जाएगा। जन भागीदारी है ही, महिला सहभागिता है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता होती है तो वो कार्यक्रम ज़्यादा सफल माना जाता है, ठीक है ना। और निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्त इसकी सतत समीक्षा और निरीक्षण किया जाएगा। अब इसकी जो कार्य प्रणाली क्या है वो देख लेते हैं अपन, किस तरह से योजना संचालित होगी। सबसे पहले प्रस्ताव दिया जाएगा और उसको स्वीकृत, यानी ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव बनाएगी फिर वो ब्लॉक में पहुंचाएगी, ब्लॉक वाला जिला को देगा, जिला से अप्रूव होगा, फिर राज्य स्तर पे जाएगा, राजस्थान सरकार है उसको अप्रूवल देगी, वो योजना वहाँ पे शुरू हो गई है। अब सरकार बजट दे देगी और फिर उसमें जन भागीदारी हो जाएगी, तो वो योजना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा, निर्माण कार्य कैसे होगा, ठीक है ना, तो उसमें निर्माण में चेक डैम, टाँके जो अपन ने बात की। फिर इसका निरीक्षण होगा, समय समय पर देखा जाएगा, भौतिक सत्यापन ग्राम जिला स्तर पर अधिकारियों के द्वारा, और विभागों के बीच समन्वय किया जाएगा, क्योंकि एक विभाग की है नहीं, पंचायती राज, जल ग्रहण, भू संरक्षण विभाग, इनके बीच में समन्वय किया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, इस तरह से योजना संचालित की जाएगी। इसके बाद में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान था हमारे वसुंधरा राजे जी का, जिसके बारे में थोड़ी बात कर चुके अपन, उसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया 27 जनवरी 2016 को, ये तो मैंने सारी बात लिख दी है। इसका उद्देश्य ये था, जल संचय वही है, वर्ष भूजल का पुनर्भरण करना, जल आत्मनिर्भर बढ़ाना, ठीक है ना। तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसका उद्देश्य था। और इसका पहला चरण, ये थोड़े से ध्यान रख लो, कई बार पूछ लेते हैं, पहला चरण चला था 2016 से 27 जनवरी से 30 जून तक, उसमें 295 पंचायतों को। दूसरा चरण 9 दिसंबर, उसमें 4200 नए गांव, और तीसरा चरण चला था उसमें 4240। तो ये इस तरह से मैंने इस से रिलेटेड योजनाएं आपको बताई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट योजना है अपन नेक्स्ट बात करेंगे। नमस्कार।